कच्छ के रण की खारी हवा मैदानी इलाकों की हवा से बिल्कुल अलग थी। नमक की नमी लिए हुए इसमें लोहे की जंग और कीचड़ की गंध मिली हुई थी जो सीधे नथुनों में चुभती थी। यह तीखी गंध ही भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्से के कमांडो की रोजमर्रा की जिंदगी थी। मरून बेरेट पहने हवलदार आन्या सिंह चौहान के लिए भी यह कोई अपवाद नहीं था। आखिरी 10 मीटर, सिर नीचे मत करो। प्रशिक्षक की चीखती हुई आवाज कीचड़ भरे मैदान में गूंज उठी। यह पूरी तरह से हथियारों से लैस होकर सिर पर एक भारी रबर की नाव उठाकर दौड़ने का प्रशिक्षण था। 10 किलो से ज्यादा वजन की रायल, पीठ पर लदा साहो सामान और सैकड़ों किलो की रबर की नाव का वर्णन पूरे शरीर को कुचल रहा था। हवलदार आन्या की वर्दी पसीने और कीच में इस कदर सन चुकी थी कि दोनों में बर्च करना मुश्किल था। आन्या, पोस्चर बिगड़ रहा है। अगर तुम गिरी तो पूरी टीम गिरेगी, बगल में नाव उठाए टीम के एक साथी ने चिल्लाकर कहा। आन्या ने अपने मुंह से निकलती कराह को निगल लिया और अपनी जांघों में फिर से तात भरी। शेरनी, यही उसका निकनेम था इस यूनिट में। एक महिला का, वह भी एक हवलदार का। स्पेशल फोर्सेज में अपनी मरी से आना ही उसे हिद्दी का हिताब दिलाता था, लेकिन आन्या अच्छे अच्छे पुरुष कमांडो से भी ज्यादा महबूब थी। मंजिल पर पहुंच गए। नाव नीचे रखो। आदेश मिलते ही कमांडो ने नाव को लगभग जमीन पर पटक दिया। आन्या की टांगों ने जवाब दे दिया और वह सीधे कीचड़ में बैठ गई। उसकी सांसें गले में अटकी हुई थीं और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। कीचड़ और मिट्टी उसके मुंह में भर गई थी, लेकिन उसे थूकने की भी ताहत नहीं थी। तभी उसकी परछाई पर एक और परछाई पजी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया तो देखा कि नायब सूबेदार मीरा खन्ना होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए उसे घूर रही थी। क्या ननारा है हवलदार आन्या? मीरा खन्ना आन्या की सीधी सीनियर और यूनिट की महिला सैनिकों के बीच क्वीन बी के नाम से जानी जाने वाली एक प्रभावशाली अधिकारी थी। प्रशिक्षण में बेहतरीन प्रदर्शन, खूबसूरत चेहरा, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे बर्ज से भी ज्यादा ठंडी क्रूरता छिपी थी। नहीं मैम, आन्या एक स्प्रिंग की तरह उछलकर खड़ी हुई और कीचे सार करते हुए सैल्यूट किया। मीरा ने उसके सैल्यूट को नजरअंदाज करते हुए अपनी नाक सिकोई और एक कदम पीछे हट गई। छी, क्या बदबू है। हवलदार, मेहनत करना अच्छी बात है, पर यह पसीने की गंध है या कीच की? सांस लेना मुश्किल हो गया है। एक महिला सैनिक को कुछ तो बुनियादी बातों का ख्याल रखना चाहिए, है ना? मैं ध्यान रखूंगी मैम। क्या ध्यान रखोगी? जो बदबू तुम्हारे शरीर से आ रही है उसे तुम कैसे ठीक करोगी? बस जरा नहा धो कर रहा करो। तुम्हारे साथ खुद को महिला सैनिक कहते हुए भी शर्म आती है। आसपास के दूसरे कमांडो जानबूझकर दूसरी तरह देख रहे थे, लेकिन अन्या जानती थी कि उन सबके कान इसी तरह लगे हुए हैं। प्रशिक्षण की पिया से यादा अपमान की यह भावना उसके दिल को चीर रही थी। पसीना और कीचड़ की गंध यह स्पेशल फोर्सेस के कमांडो के लिए गर्व का प्रतीक थी, उनकी पहचान थी। इसे बहाना बनाकर एक महिला सैनिक का अपमान करना साफ तौर पर इल्लत थी, लेकिन अन्या सिर्फ अपने दांत भींचकर सिर झुकाए खड़ी रही। ठीक से खड़ी रहो, जवाब दो। मैं ध्यान रखूंगी मैम। क्या आवाज़ है? खाना नहीं खाया क्या? वैसे इस तरह कीचड़ में लौटने के बाद भूख लगती भी कहां होगी। ट्रेनिंग खत्म हो गई है तो अपना सामान ठीक से रखो, इससे पहले कि तुम्हारी बदबू मेरे कप्पों में बस जाए। मीरा खन्ना ठंडेपन से मोकर चली गई। आन्या ने कांपती हुई मुट्ठियां भींच लीं। कीचड़ उसके नाखूनों के नीचे घुस गया, जिससे तेम दर्द हुआ, लेकिन यह दर्द दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। उस शाम जब सारी ट्रेनिंग खत्म हो गई और थोड़ी देर का आराम मिला, आन्या बैरक के कोने में लगे पब्लिक टेलीजोन के पास हिचकिचा रही थी। इस हफ्ते के अंत में उसके नाना जी उससे मिलने आने वाले थे। उसने रिसीवर उठाया और नंबर मिलाया। कुछ रिंग्स के बाद एक जानी पहचानी और स्नेही आवाज सुनाई दी। कौन? मेरी बच्ची। नाना जी, मैं हूं आन्या। आन्या ने जबरदस्ती अपनी आवाज में उत्साह भरा। उसने दिन में हुए अपमान और कई ट्रेनिंग की थकान को छिपाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तुशी से हंसने की कोशिश की। अच्छा, खाना ठीक से खा रही हो? नींद पूरी हो रही है? कोई तकलीफ तो नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको पता है मैं कौन हूं? पैरा ऐसे की कमांडो। मैं पहाड़ जितना खाना खाती हूं और घोड़े बेचकर सोती हूं। हाँ, ये पैरा ऐसे। मेरी बच्ची बहुत मेहनत कर रही है। नाना जी की आवाज में हमेशा एक ऐसी गर्मजोशी थी जो किसी को भी निहत्था कर दे। आन्या की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन उसने होंठ भींचकर उन्हें रोक लिया। मेहनत कहाँ नाना जी, बहुत मड़ा आता है। आप सच में आ रहे हैं ना वीकेंड पर? मैंने जो कहा था, मक्की की रोटी और सरसों का साग जरूर लेकर आना। लाऊंगा मेरी बच्ची, लाऊंगा। रोटी, साग और तेरे पसंदीदा आम के अचार के साथ आऊंगा। लेकिन आन्या जी, तुम्हारी आवाज थोड़ी कांप रही है। अरे नहीं तो, मैं अभी ट्रेनिंग से भागकर आई हूं ना, इसलिए सांस छाड़ गई है। आन्या ने जल्दी से बहाना बनाया। लेकिन दोन के दूसरी तरह उसके नाना जी शमशेर सिंह राठौर ने और कुछ नहीं पूछा। उन्होंने बस धीमी आवाज में कहा, ठीक है, ज्यादा मेहनत मत करना और चोट मत लगाना, यही सबसे जरूरी है। वीकेंड पर मिलते हैं मेरी बच्ची। फोन कट गया। आन्या ने रिसीवर नीचे रखा और कुछ देर वहीं खा ही रही। उसने ठीक होने का नाटक किया था, लेकिन आंसू की एक बूंद डायल पर गिरकर एक गोल निशान बना गई। और उस पल उसे यह नहीं पता था कि बैरक के गलियारे के दूसरे छोर से मीरा खन्ना उसे देखकर ठंडेपन से मुस्कुरा रही थी। हफ्ते के अंत की सुबह पैरा एसआई बेस का मेन गेट मुलाहातियों की भीड़ से भरा हुआ था। लेकिन उस भीड़ में भी राजस्थान के एक छोटे से गांव से आए शमशेर सिंह राठौर की शख्सियत सबसे अलग नजर आ रही थी। उनके पास न तो महंगे कपड़े थे और न ही कोई चमकती गांजी। एक पुराना लेकिन साज कुर्ता पायजामा, घिसे हुए पर साज जूते और हाथ में कपड़े की दो बई बई पोटलियां थीं। बुजुर्गवार मिलने आए हैं? अपना पहचान पत्र इधर दीजिए। गेट पर खाए एक युवा सैनिक ने शमशेर सिंह को देखते हुए कहा। एक आम देहाती बूढ़ा जो अपनी नातिन से मिलने आया हो। सैनिक ने शमशेर सिंह का आधार कार्ड लेकर लापरवाही से लिस्ट में नाम मिलाया। हवलदार आन्या सिंह चौहान से मिलना है। ठीक है, उधर वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए, आपको बुला लिया जाएगा। शमशेर सिंह ने बस सिर हिलाया और चुपचाप वेटिंग रूम की कुर्सी पर बैठ गए। एक पोटली से गर्मागर्म मक्की की रोटी की सौंधी खुशबू आ रही थी। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप अपनी नातिन का इंतजार करने लगे। उनके चेहरे की गहरी झुर्रियां और हाथों की सुस्त त्वचा दशकों तक मिट्टी और हवा का सामना करने वाले एक किसान की गवाही दे रही थीं। थोड़ी देर बाद हवलदार आन्या सिंह चौहान, आपसे कोई मिलने आया है कि आवाब के साथ आन्या दौड़ती हुई मुलाकात कक्ष में आई। नाना जी, आ गई मेरी बच्ची। शमशेर सिंह अपनी जगह से उठे और अपनी बाहें फैला दी। आन्या दौड़कर अपने नाना जी के गले लग गई। नाना जी के शरीर से मिट्टी और धूप की मिलीजुली गंध आ रही थी। आन्या को इस गंध की बहुत याद आई थी। अरे, मेरी बच्ची का चेहरा कैसा हो गया है, आधी रह गई है। शमशेर सिंह ने आन्या के गालों को सहलाते हुए कहा। आन्या ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपने नाना जी का हाथ पकड़ा। नहीं नाना जी, मेरा वनन तो और बा गया है, ये सब मसल्स है ना, इसलिए। चल, ये ले तेरी पसंदीदा मक्की की रोटी, ठंडी होने से पहले खा ले। और ये देख, साग भी कितना अच्छा बना है। शमशेर सिंह ने पोटली खोली और रोटी और साग की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आन्या सुशी से एक रोटी उठाकर खाने लगी। नाना जी, आपके हाथ की रोटी दुनिया में सबसे अच्छी है। शमशेर सिंह बस अपनी नातिन को प्यार भरी नौरों से देख रहे थे, लेकिन उनकी नौरें सिर्फ रोटी खाती आन्या पर नहीं थीं। उनकी आंखें उन चीहों को ढूंढ रही थीं जिन्हें आन्या छिपाने की कोशिश कर रही थी। आन्या ने आज कुछ ज्यादा ही मेकअप किया हुआ था। ट्रेनिंग की वजह से सांवली हुई त्वचा पर, आंखों के नीचे और गालों पर कुछ हिस्सों में अजीब सी सफेदी थी। शमशेर सिंह ने धीरे से पूछा, आंखों के नीचे ये पाउडर ठीक से लगा नहीं है, हैं? अरे वो, आजकल धूप बहुत तेज होती है ना, तो सनस्क्रीन के साथ थोड़ा लगा लिया। आन्या ने अजीब तरह से हंसते हुए अपने गालों को मला। शमशेर सिंह ने और कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय वह आन्या के उस हाथ को देखने लगे जिससे उसने रोटी पकी हुई थी। छोटे कटे हुए नाखूनों के नीचे मिट्टी नहीं, बल्कि सूखे खून के गहरे लाल निशान थे। ट्रेनिंग के दौरान लगी चोटों के लिए ये निशान बहुत छोटे और तय थे। हाथ पर ये कैसे लगा? अरे ये कल हथियारों की सफाई करते हुए थोड़ा खरोंच लग गई, जल्दी ठीक हो जाएगा। आन्या ने जल्दी से अपना हाथ पीछे छिपा लिया। शमशेर सिंह ने फिर सिर हिलाया और बेपरवाही से मुलाकात कक्ष की खिड़की के बाहर देखने लगे। आन्या अपने नाना जी से गांव की, खेतों की और अपने पालतू कुत्ते की बातें करती रही, लेकिन पूरी बातचीत के दौरान आन्या की नौरें बार बार मुलाकात कक्ष के दरवाजे की तरफ जा रही थीं। एक निश्चित अंतराल पर उसकी आंखें बेचैनी से हिल रही थीं,
जैसे वह किसी से डर रही हो, किसी की नौर से बचने की कोशिश कर रही हो। शमशेर सिंह ने बिना आन्या को पता चले उस दिशा में देखा जहां उसकी नौहरें जा रही थीं। मुलाढ़ात कक्ष के दरवाजे से अभी अभी एक महिला अधिकारी गुजरी थी, और जब भी वह अधिकारी गुजरती आन्या के कंधे हल्के से सिकुड़ जाते थे। शमशेर सिंह ने यह देख लिया था। आन्या, जी नाना जी, मेरा एक दोस्त था जिसने फौज में बहुत लंबा वक्त गुजारा है। जी हाँ, आपने बताया था शायद। वह कहता था कि ज़ौज इंसान को महबूब बनाती है, लेकिन यह इंसान को बहुत आसानी से तोड़ भी सकती है। अगर कभी कोई मेरी बच्ची को तोड़ने की कोशिश करे तो हिचकिचाना मत। आन्या की आंखें डर से फैल गईं। आप क्या कह रहे हैं नाना जी? मुझे कौन तोड़नेगा? मैं पैरा ऐसी की कमांडो हूं। आन्या ने जबरदस्ती हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी का अंत कांप रहा था। शमशेर सिंह ने बस अपनी नातिन का हाथ फिर से पकड़ लिया। ट्रेनिंग से मजबूत हुआ हाथ, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही नाजुक कंपन छिपा हुआ था। शमशेर सिंह को उस कंपन की जद तक पहुंचना था। मुलाकात का समय लगभग खत्म हो रहा था। जब आन्या अपने नाना जी के लिए अचार का एक और टुक्का निकाल रही थी, तभी दरवाजे पर एक तीखी परछाई पड़ी। हवलदार आन्या, बर्ज जैसी ठंडी आवाज नायब सूबेदार मीरा खन्ना थी। वह आज कॉम्बैट ड्रेस में नहीं बल्कि साफ सुथरी वर्दी में थी, लेकिन उसका चौन ट्रेनिंग ग्राउंड से भी ज्यादा था। जय हिंद मैम, आप यहां? आन्या ने रोटी हाथ में लिए हुए ही खाए होकर सैल्यूट किया। मीरा ने आन्या को नयरंदान करते हुए मुलाढ़ात कक्ष के अंदर तिरछी नजरों से देखा। फिर उसने रोटी और साग के खाली लिझाओं की तरफ इशारा किया। मुलाढ़ातियों का ध्यान रखना अच्छी बात है। हवलदार, क्या तुम भूल गई हो कि आज मुलाकात कक्ष की सफाई की ड्यूटी तुम्हारी है? यह कचरा तुरंत क्यों नहीं हटाया? माम कीजिए मैम, मैं मुलाकात खत्म होने के बाद तुरंत साम करने वाली थी। बकवास बंद करो। क्या तुम्हारी आंखों में यह जगह सार दिख रही है? अपने नाना जी के साथ गपशप करने का वक्त है, लेकिन अपने हिस्से की सच्चाई का वक्त नहीं है। क्यों? मीरा की आवाज जानबूझकर तेज और तीखी थी ताकि नाना जी भी सुन सकें। शमशेर सिंह बिना कुछ कहे बस मीरा को देख रहे थे। मीरा ने शमशेर सिंह की नारों को महसूस किया और उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। एक देहाती, अरीब बुजुर्ग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हवलदार आन्या, तुरंत मेरे साथ बाहर आओ। लेकिन मैम, अभी मुलाकात का वक्त। आदेश नहीं मानोगी? अपने नाना जी के भरोसे मुझसे पुबान ला रही हो? बाहर निकलो अभी। नहीं मैम। आन्या का चेहरा सेद पा गया और उसने शमशेर सिंह की तरफ देखा। नाना जी, मैं बस अभी आई, जाओ बच्ची, शमशेर सिंह ने शांति से कहा। आन्या ने होंठ भींच लिए और मीरा के पीछे चल पड़ी। मीरा ने जानबूझकर आन्या के कंधे पर जोर से धक्का दिया और उसे गलियारे के दूसरी तरह ले गई। शमशेर सिंह धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। उन्होंने शांति से रोटी के लिहाए समेटे और मुलाकात कक्ष से बाहर निकल गए। उन्होंने गेट पर खाए संतरी से पूछा, मार करना, बाथरूम किधर है? बुजुर्गवार, बाथरूम उस तर है। नहीं, बाथरूम नहीं। अभी जो महिला अधिकारी मेरी नातिन को लेकर गई है, वह कहाँ गई जानते हो? ओह मीरा मैम, शायद वह मेन बिल्डिंग के पीछे वाले स्टोर रूम की तरफ गई होंगी। वही उनका सफाई एरिया है। शमशेर सिंह ने सिर हिलाया और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। उनकी चाल एक थके हुए बूढ़े की थी, लेकिन उनके कदमों में एक अजीब सी सटीकता और स्थिरता थी। मेन बिल्डिंग के पीछे एक पुराना स्टोर रूम जहां लोगों की नजर कम पतती थी। शमशेर सिंह ने कोने से मुड़ने से पहले वहां से आती आवाजों को सुनकर अपने दम रोक लिए। यह सब मेरे पसीने की बदबू है, समझी? इतनी घिन आती है कि बर्दाश्त नहीं होता। यह मीरा खन्ना की आवाज थी। शमशेर सिंह ने ईंट की दीवार के पीछे छिपकर चुपचाप अंदर झांका और उन्होंने देखा हवलदार आन्या सिंह चौहान, उनकी नातिन, भारी भरकम सामरिक साहो सामान से लदे बैग को पहने हुए पुश अप की पोजीशन में थी, और आन्या की पीठ पर नायब सूबेदार मीरा खन्ना ने अपना कॉम्बैट बूट रखा हुआ था। नाना जी के आने से बड़ी खुशी हुई है। क्या बस यही देहाती नाना जी तुम्हारा सहारा है? मीरा ने आन्या की पीठ को अपने बूट से दबाते हुए मजाक उड़ाया। जवाब दो, या तुम चाहती हो कि मेरे पसीने से सनी इस वर्दी की बदबू तुम अपने नाना जी तक भी पहुंचाओ, या फिर मैं इस बूट से तुम्हारा यह चूबसूरत चेहरा कुचल दूं, तब अब्दुल ठिकाने आएगी? आन्या का पूरा शरीर कांप रहा था और वह दर्द सह रही थी। पसीना और आंसू मिलकर जमीन पर टपक रहे थे, लेकिन उसने एक चीज तक नहीं निकाली। इसी बात ने मीरा को और उकसा दिया।
हिद्दी कहीं की। आंखों में देखो, हरा जैसे मुझे मार डालेगी। क्या कर लोगी तुम? मैं नायब सूबेदार हूं और तुम हवलदार। तुम यहां हमेशा मेरे पैरों के नीचे रहोगी, समझी? मीरा ने अपने पैर में और वोर देकर आन्या की पीठ को रौंदा। आन्या के मुंह से एक दबी हुई, घुटती हुई चीन निकली। यह सब देख रहे शमशेर सिंह के चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। एक स्नेही नाना जी की आंखों की जगह दशकों से सोए हुए एक शिकारी की आंखें चमक उठीं। यह गुस्सा नहीं था, यह गुस्से से परे एक ठंडा और अकाट्य न्याय का संकल्प था। शमशेर सिंह चुपचाप मुए। वह उसी रास्ते से वापस चले गए। गेट से बाहर निकलते वक्त उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उनके हाथ में अब मक्की की रोटी की पोटली नहीं थी। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना घिसा हुआ होल्डर होन निकाला। शमशेर सिंह बेस के मेन गेट से बाहर आ गए। खटाक की आवाज के साथ भारी लोहे का गेट उनके पीछे बंद हो गया। उन्होंने अपनी नातिन की पीठ को बूट से कुचले जाने के उस भयानक दृश्य को मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उसे अपनी आंखों में सबसे साज अक्षरों की तरह अंकित कर लिया। वह अपने जीवन के अनुभव से जानते थे कि गुस्सा जब गर्म होता है तो ऐसले को धुंधला कर देता है, लेकिन जब उसे बर्ज की तरह ठंडा कर लिया जाए तो वह दुनिया की सबसे तेमा तलवार बन जाता है। वह गेट से लगभग 100 मीटर दूर एक पुराने बस स्टॉप की बेंच पर चुपचाप बैठ गए। सीमेंट की बेंच पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने जेब से अपना पुराना होल्डर होन निकाला। 10 साल से भी पुराना, हाथ लगने से चिकना हो चुका एक काला होन। उसके ज्यादातर बटन घिस चुके थे, लेकिन उनकी खुरदरी उंगलियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के घिसे हुए बटनों पर सटीकता से नंबर दबाए। यह कोई स्पीड डायल नंबर नहीं था। उन्होंने 11 अंकों का नंबर ऐसे डायल किया जैसे वह यही नंबर मिलाते हों। पूरी गंभीरता के साथ घंटी सिर्फ 2 बार बजी। विक्रम राठौड़ बोल रहा हूं। बीकेंड होन के दूसरी तरफ से एक गहरी, भारी और सधी हुई जौलाद जैसी आवाज आई। वीकेंड होने के बावजूद एक सक्रिय कमांडर की आवाज में कोई ढीलापन नहीं था। शमशेर सिंह ने एक गहरी सांस ली। एक स्नेही नाना जी की आवाज गायब हो चुकी थी। अब उनकी आवाज वैसी ही थी जैसी दशकों पहले किसी गुमनाम टापू पर बर्जीली हवाओं का सामना करते हुए आदेश देते समय हुआ करती थी। एक छूहार प्रशिक्षक की आवाज, मैं हूं, सिर्फ एक शब्द। उस एक शब्द पर ओन के दूसरी तरन के आदमी ने अपनी सांस रोक ली। एक छोटा सा सन्नाटा छा गया। शमशेर सिंह बस स्टॉप के पार दिख रहे बेस के लाल रंग के नाम को भावशून्य नजरों से देख रहे थे। गुरुजी, आपकी आवाज, आप कहीं आसपास हैं? शमशेर सिंह ने हालचाल पूछने के बजाय सीधे मुद्दे की बात की। नहीं, मैं हेडक्वार्टर में हूं। क्या मुझे तुरंत निकलना है? क्या हुआ है? लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौड़ की आवाज में तत्काल तनाव आ गया था। वह अपनी प्रवृत्ति से जानते थे कि इस नंबर से, इस आवाज में आया वो कोई आम हालचाल पूछने के लिए नहीं था। आपात स्थिति है। शमशेर सिंह की आवाज ठंडी थी। अपना हेलीकॉप्टर तुरंत यहां भेजो। हेलीकॉप्टर? गुरुजी, अभी हेडक्वार्टर से निकलने के लिए कम से कम कुछ प्रक्रिया। पैरा एसआई की दूसरी यूनिट के मेन गेट के सामने। शमशेर सिंह ने विक्रम की बात काट दी। 30 मिनट देता हूं। बोन के दूसरी तरफ विक्रम चुप हो गया। 30 मिनट का समय भौतिक रूप से लगभग असंभव था। सेना के एक 3 स्टार जनरल लेफ्टिनेंट जनरल को हिलाने के लिए हेलीकॉप्टर को तैयार करना, रूट क्लियर करवाना, पायलट को बुलाना और साथ में सुरक्षा के लिए एक और हेलीकॉप्टर तैयार करना। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक छोटा सा ऑपरेशन था। गुरुजी, मैं तुरंत निकल रहा हूं, लेकिन कम से कम यह तो बता दीजिए कि हुआ क्या है, ताकि मैं वहां पहुंचकर स्थिति संभाल सकूं। जब विक्रम ने उत्सुकता से कारण पूछा, तो शमशेर सिंह ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर पहले देखे गए बूट के नीचे कांपती हुई अपनी नातिन की पीठ फिर से उनकी आंखों के सामने आ गई। मेरी नातिन, उनकी आवाज हल्की सी भर्रा गई। मक्की सातला की पत्ता चला है, अभी कहां ने लगार पार कहां एक बूट के नीचे कुचली जा रही है। ओन के दूसरी तरफ से एक गहरी सांस लेने की आवाज साठ सुनाई दी। शमशेर सिंह ने और कुछ नहीं कहा और ओन काट दिया। ओन कट गया। उधर सेना मुख्यालय में विशाल कमांड कंट्रोल रूम में लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौड़ एक मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जमे हुए थे। उनके हाथ में बोन कांप रहा था। एक बूट के नीचे कुचली जा रही है। यह कोई मुहावरा नहीं था। यह इस बात का ऐलान था कि जिस एक व्यक्ति को वह अपना गुरु मानते थे, शमशेर सिंह,
जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेना के सम्मान की रक्षा में लगा दी, आज उसी सम्मान को सबसे शर्मनाक तरीके से मिट्टी में मिलाया जा रहा था। शमशेर सिंह कोई आम बूझे नहीं थे। वह जुद्ध इस सेना की जीती जागती किंवदंती थे। पैरा स्पेशल फोर्से के संस्थापक सदस्यों में से एक, अनगिनत ऑपरेशनों को जीत दिलाने वाले और वर्तमान जनरल विक्रम राठौर जैसे कई बड़े अधिकारियों को इंसान से जानवर बनाने वाले प्रशिक्षक थे। जब वह रिटायर होकर गांव चले गए थे तो विक्रम को बहुत अफसोस हुआ था। उस व्यक्ति ने, जिसने कभी कोई व्यक्तिगत मदद नहीं मांगी थी, आज एक आपात स्थिति की घोषणा की थी। विक्रम ने रिसीवर नीचे रखने के बजाय उसे फेंक दिया और फिर ऐसी दहाड़ लगाई कि मानो पूरी इमारत ढह जाएगी। मेजर खन्ना, तुरंत अंदर आओ। दरवाजा टूटते टूटते बचा और एक मेजर रैंक का अधिकारी अंदर भागा। सर, कमांड हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ाओ, पूरी तैयारी के साथ। पायलट हो या कोई और, अभी इंजन चालू करने को कहो। जी। हेलीकॉप्टर कहां? बकवास बंद करो। सुरक्षा हेलीकॉप्टरों का दस्ता हथियारों के साथ तुरंत उड़ने के लिए तैयार हो। मंठिल, पैरा एसआई की दूसरी यूनिट का परेड ग्राउंड 15 मिनट में उड़ान भरनी है। अगर नहीं कर पाए तो तुम सब अपनी वर्दी उतार देना। विक्रम ने मेम पर रखी अपनी जनरल की टोपी उठाई और दफ्तर से बाहर भागे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। किसकी हिम्मत हुई, किसकी हिम्मत हुई गुरुजी की नातिन को सेना के नाम पर? मुख्यालय में तुरंत हक्कंप मच गया। वीकेंड की शांति भंग हो गई और आपातकालीन सायरन पूरे मुख्यालय में गूंजने लगे। यह किसी जनरल का महज एक दौरा नहीं था, यह एक क्रोधित सेनापति के हमले की तैयारी थी। वापस बस स्टॉप पर शमशेर सिंह चलकर वापस बेस के गेट पर आ गए। उन्होंने गेट पर खांचे युवा संतरी से स्नेह से पूछा, बेटा कहीं बैठने की जगह है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। संतरी को यह नहीं पता था कि यह बूढ़ा अभी अभी पूरी भारतीय सेना को हिलाकर आया है। उसने छुपकर हाथ से इशारा किया। बुजुर्गवार, मुलाकात खत्म हो गई है, अब घर जाइए, यह एक सैन्य क्षेत्र है। शमशेर सिंह ने और कुछ नहीं कहा और गेट के पास एक छायादार कोने में चुपचाप बैठ गए। उन्होंने मक्की की रोटी की पोटली अपने पास रखी और चुपचाप बेस के अंदर देखने लगे। उनकी आंखें तूफान से पहले के शांत समुद्र की तरह गहरी और जामोश थीं। एक शांतिपूर्ण वीकेंड की दोपहर। पैरा एसआई की दूसरी यूनिट में बिना ट्रेनिंग वाला वीकेंड हमेशा की तरह शांत था। मुलाहाती जा चुके थे और सैनिक अपने बैरकों में टीवी देख रहे थे या सो रहे थे। आन्या बाथरूम में उस अपमान को निगलते हुए अपना खींचा से सना चेहरा धो रही थी। आईने में उसका चेहरा बिगजा हुआ था। मेकअप आंसू और पसीने से बह गया था और होंठ काटने की वजह से सूज गए थे। पीठ पर बूट से कुचले जाने के दर्द से पायादा। यह बात कि नानाजी ने उसे इस हाल में लगभग देख लिया था और देहाती नानाजी जैसा अपमानजनक शब्द सुनना पड़ा था, उसके दिल को चीर रही थी। उधर नायब सूबेदार मीरा खन्ना अपने दफ्तर में संतुष्टि से कॉई पी रही थी। आज एक को ठीक से सबक सिखाया। आन्या की गुस्से से भरी आंखें उसे थोड़ी खटक रही थीं, लेकिन आखिरकार एक हवलदार थी ही क्या, उसके हाथ की कठपुतली नानाजी के आने से अखन रही थी। उसका यह हाल देखकर उसे और भी अच्छा लगा। तभी वो पहले तो यह एक हल्का सा कंपन था। मेंग पर रखा कॉई का कप हल्का सा हिला। भूकंप है क्या, मीरा ने सोचा। वो आवाज तेजी से बढ़ गई। यह कोई आम शोर नहीं था, यह खमीन को हिला देने वाली, हवा को चीरती हुई विशाल मशीनों की गगनभेदी आवाज थी। बैरकों की खिड़कियां खखचाने लगीं और खमीन कांप उठी। यह क्या आवाज है? बैरकों में आराम कर रहे सैनिक घबराकर खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। वो देखो, एक सैनिक ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए चीहा। बेस के ऊपर 2 लाकू हेलीकॉप्टर किसी शिकारी पक्षी की तरह चक्कर काट रहे थे और उनके बीच में एक विशाल कमांड हेलीकॉप्टर, जिस पर जनरल का प्रतीक चिन्ह साम्र दिख रहा था, नीचे उतर रहा था। आपातकाल, दुश्मन का हमला नहीं, यह अपना है। यह तो जनरल का हेलीकॉप्टर है। यूनिट के ड्यूटी पर मौजूद कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय शर्मा अपने दफ्तर में रिपोर्ट लेते लेते लगभग अपनी कौड़ी थूक बैठे। क्या जनरल? आज तो जनरल साहब का कोई दौरा नहीं था। तुरंत सबको परेड ग्राउंड पर इकट्ठा करो। कर्नल शर्मा ने जल्दी से अपनी टोपी पहनी और बाहर भागे, लेकिन हेलीकॉप्टर पहले ही परेड ग्राउंड के बीच में उतरने की तैयारी कर रहा था। हेलीकॉप्टर के नीचे उतरने से उठी हवा एक आपदा की तरह थी।
परेड ग्राउंड की सूखी मिट्टी एक विशाल रेत के तूफान की तरह उठी और पूरे बेस को ढक लिया। ढीले बंधे हुए तंबू फटकर उग गए और सैनिक अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने लगे, आंखें बंद करो, नीचे झुको। धाम! एक भारी धातु के खमीन से टकराने की आवाज के साथ हेलीकॉप्टर पूरी तरह से उतर गया। रेत का तूफान शांत होने से पहले ही हेलीकॉप्टर का दरवाजा गौर से खुला। सबसे पहले हथियारबंद सैनिक बाहर कूदे। उन्होंने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लिया और उनके पीछे एक आदमी उतरा। 3 सितारे, लेफ्टिनेंट जनरल, भारतीय सेना के कोर कमांडर विक्रम राठौर। वह सीढ़ियों से उतर नहीं रहे थे, बल्कि लगभग कूदकर जमीन पर आए थे। उनका चेहरा गुस्से से जल रहा था। उन्होंने हेलीकॉप्टर से उतरते ही अपनी टोपी ठीक किए बिना उनका स्वागत करने दौड़ते आ रहे कर्नल अजय शर्मा की तरह दहा लगाई। इस यूनिट का कमांडर कौन है? जय हिंद सर, मैं दूसरी पैरा एसआई यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अजय शर्मा हूं। सर, आप यहां कैसे? कर्नल शर्मा ने पसीने से तरबतर होकर सैल्यूट किया, लेकिन जनरल विक्रम राठौर ने उनके सैल्यूट को नौरंदान करते हुए उन्हें लगभग धकेल दिया। तुम नहीं, इस पूरे बेस का इंचार्ज। ब्रिगेडियर कहां है? तुरंत उसे बुलाओ। और तुम? विक्रम ने कर्नल शर्मा की तरफ उंगली उठाई। अभी इसी वक्त इस बेस के सारे आने जाने के रास्ते बंद कर दो। मेरी इजाजत के बिना एक चींटी भी बाहर नहीं जाएगी। मिलिट्री पुलिस को लगाकर मेन गेट, पिछला गेट सब बंद करो। सर, पर यह मेरी बात समझ नहीं आ रही। विक्रम की दहा से कर्नल शर्मा की सांसें रुक गईं। यह कोई दौरा या निरीक्षण नहीं था, यह एक बज्जा था। अपने दफ्तर से यह सब देख रही मीरा खन्ना का दिल बैठ गया। जनरल, अचानक यहां क्यों? उसे एक अनजानी आशंका हुई, लेकिन उसने उसे झटक दिया। नहीं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जनरल विक्रम राठौड़ ने परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हुए सैनिकों की तरफ देखकर एक यमदूत की तरह घोषणा की, अभी इसी वक्त इस यूनिट में हुए हर एक अन्याय और भ्रष्टाचार की जांच होगी। मैं बुद्ध करूंगा, कोई भी बचकर जाने की न सोचे। उनकी क्रोधित नजरें बेस के मेन गेट की तरफ थीं। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर ने उनकी तरफ दौड़कर रिपोर्ट करने आ रहे कर्नल शर्मा की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने अपनी छछी से कर्नल शर्मा का सीना पीछे धकेला और सिर्ज एक दिशा में चलते गए। परेड ग्राउंड को पार कर, मेन बिल्डिंग को पार कर, सीधे बेस के मेन गेट की तरफ। उनके पीछे डरे हुए कर्नल शर्मा, सूबेदार मेजर और हेलीकॉप्टर से उतरे मुख्यालय के मिलिट्री पुलिस के अधिकारी चल रहे थे। पूरा बेस जम गया था। बैरकों की खिड़कियों से यह नजारा देख रहे सैनिक सांस लेना भी भूल गए थे। गेट पर खाए संतरी पहले ही दहशत में थे। अचानक हेलीकॉप्टर उतरा, बेस में हंकंप मच गया और अब 3 स्टार जनरल हुज्जान लेवा तेवर लिए उनकी तार आ रहे थे। जय हिंद सर। गेट पर खए संतरियों ने लगभग चीनते हुए सैल्यूट किया। विक्रम ने उनके सैल्यूट को भी नजरअंदाज कर दिया। उनकी आंखें सिर गेट के बाहर एक जगह पर टिकी थीं। गेट के बाहर एक छायादार कोने में एक पुराने कुर्ते पायजामे में एक बूढ़ा आदमी मक्की की रोटी की हाली पोटली बगल में रखे बैठा था। वह ऐसे बैठा था जैसे वह पाओस में टहलने निकला हो और इस पूरे हंगामे से उसका कोई लेना देना न हो। गेट पर खए संतरियों ने सोचा कि जनरल उस बूए को हटाने आए हैं। काश उसे पहले ही भगा दिया होता, उस बूझे की वजह से जनरल साहब। लेकिन अगले ही पल उनकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 3 स्टार जनरल, लाखों सैनिकों के सर्वोच्च कमांडरों में से एक लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर ने गेट के बैरियर को खुद ऊपर उठाया, बाहर निकले और उस साधारण से बूए के सामने आकर रुक गए। सबने अपनी सांसें रोक लीं। सबने सोचा कि जनरल उस बूए को डांटेंगे, लेकिन विक्रम ने अपनी तरह भाव शून्य नजरों से देख रहे शमशेर सिंह के सामने धीरे धीरे अपनी मरून बेरेट उतारी। गुरुजी, उन्होंने वहां मौजूद सभी अधिकारियों और सैनिकों के सामने उस साधारण से देहाती बूए के सम्मान में 90 डिग्री पर झुककर प्रणाम किया। गेट पर खए संतरियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे खए कर्नल अजय शर्मा को लगा कि वह सपना देख रहे हैं और उनके पैर लखा गए। सेना का एक लेफ्टिनेंट जनरल एक आम नागरिक, एक बोझे आदमी को गुरुजी कह रहा था और अपनी टोपी उतारकर उन्हें प्रणाम कर रहा था। मुझे देर हो गई। विक्रम की आवाज गुस्से की नहीं, बल्कि अपराध बोध और गहरे सम्मान से कांप रही थी। यह मेरी गलती है, मैंने आपको यहां तक आने पर मजबूर कर दिया।
शमशेर सिंह तब जाकर बैठे अपने पैर सीधे किए और धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपने सामने झुके हुए विक्रम के कंधे को देखा। सिर उठाओ जनरल, बूहे की धीमी आवाज, लेकिन उस आवाज में जनरल की दहाड़ से भी ज्यादा वगण था। विक्रम ने धीरे धीरे कमर सीधी की, लेकिन अभी भी शमशेर सिंह के सामने सिर नहीं उठा पा रहे थे। लगता है हेलीकॉप्टर से आए हो, बहुत शोर था। मां कीजिए। गुरुजी, मेरी मक्की की रोटी की पोटली वहां रखी है। शमशेर सिंह ने हमीन पर रखी हाली पोटली की तरफ इशारा किया। उसे उठा लो। सबकी आंखें फिर से फटी रह गईं। लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम राठौर ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के जी गुरुजी कहा और आगे बढ़कर धूल में सनी उस पुरानी पोटली को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठा लिया। एक 3 स्टार जनरल धूल लगी रोटी की पोटली उठाए एक देहाती बूहे के पीछे खचा है। यह इस बेस के इतिहास का सबसे अवास्तविक और चौंकाने वाला दृश्य था। कर्नल शमशेर सिंह ने इस बार कर्नल अजय शर्मा को बुलाया। कर्नल शर्मा चौंक गए। तुम ही हो इस यूनिट के कमांडर? जी श्रीमान। कर्नल शर्मा ने अनजाने में ही श्रीमान कहते हुए सावधान की मुद्रा में सैल्यूट कर दिया। मेरी नातिन इसी यूनिट में है। जी, आपकी नातिन? कर्नल शर्मा अपने दिमाग में इस यूनिट की सभी महिला सैनिकों के चेहरे याद करने की कोशिश करने लगे। नाम है हवलदार आन्या सिंह चौहान। अभी मुलाकात करके गई है। शमशेर सिंह ने बात आगे बढ़ाई। पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं। एक बहुत ही आम और रोमर्रा की बात। उस एक बात पर जनरल विक्रम राठौर का चेहरा एक बार फिर बर्ज की तरह ठंडा हो गया। उन्होंने रोटी की पोटली हाथ में लिए हुए ही कर्नल अजय शर्मा को ऐसे घूरा जैसे वह उन्हें जान से मार देंगे। कर्नल अजय शर्मा ने महसूस किया कि उनकी पीठ पर ठंडे पसीने की धार बह रही है। हवलदार आन्या सिंह चौहान, यह 3 शब्द अब इस बेस की इस्मत तय करने वाली चाबी बन चुके थे। गेट के सामने की हवा उसी पल थम गई। ऐसा लगा जैसे समय कच्छ की खारी हवा के साथ बहकर दूर समुद्र में चला गया हो। सेना का एक 3 स्टार जनरल एक साधारण बूझे को गुरुजी कहकर 90 डिग्री पर झुका रहा था। यह दृश्य समय में जम गया था। गेट पर खड़े संतरियों ने सांस लेना ही बंद कर दिया था। उनकी आंखों में हमीन और आसमान एक हो गए थे। पीछे खड़े कर्नल अजय शर्मा को लगा कि उनका जबना हमीन से जा लगा है। उनकी 20 साल की सैन्य सेवा में सीखे गए सारे नियम और अनुशासन उस एक बूढ़े आदमी के सामने बिखर गए थे। जब जनरल विक्रम राठौर ने मक्की की रोटी की पोटली को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाया तो यह दृश्य सिर्फ चौंकाने वाला नहीं बल्कि चौनाक था। जिस पल शमशेर सिंह ने हवलदार आन्या सिंह चौहान का नाम लिया और जिस पल उन्होंने वह साधारण सी बात कही, पता नहीं खाना खाया भी होगा या नहीं, कर्नल अजय शर्मा ने महसूस किया कि उनकी वर्दी पसीने से भीग चुकी है। आन्या सिंह चौहान, कुछ दिन पहले नायब सूबेदार मीरा खन्ना की रिपोर्ट में उसका नाम था, जिस पर लिखा था समायोजन में समस्या लेकिन प्रशिक्षण में प्रदर्शन उत्कृष्ट है। उन्होंने आज सुबह तक उस हवलदार पर ठीक से ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन अब वह नाम इस बेस की इस्मत को मुट्ठी में लिए हुए एक विशाल हाथ बन गया था। जनरल विक्रम राठौर ने सिर उठाया। उनके चेहरे से गुरु के प्रति सम्मान की भावना शायब हो गई और उसकी जगह एक अधीनस्थ के प्रति बर्जीली ठंडक आ गई। उन्होंने रोटी की पोटली वाले हाथ से कर्नल शर्मा की तरफ इशारा किया। कर्नल, जी सर। कर्नल शर्मा ने लगभग टूटी हुई आवाज में सैल्यूट किया। अपने दफ्तर चलो। नहीं, इन बुजुर्गवार के पैरों में दर्द है, किसी नजदीकी जगह चलो। जनरल की नजर मुलाढ़ात कक्ष पर पड़ी। मुलाढ़ात कक्ष को अभी हाली कराओ। और फिर जनरल ने मिलिट्री पुलिस के कमांडर को बुलाया। हवलदार आन्या सिंह चौहान और नायब सूबेदार मीरा खन्ना, अभी इसी वक्त इन दोनों को हिरासत में लो। कोई बहाना नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुरंत उन्हें मेरे सामने लाओ। उनका आदेश ऐसा था जिसमें किसी सवाल या बहस की गुंजाइश नहीं थी। यह न्याय की पूर्व घोषणा थी। कर्नल अजय शर्मा ने जनरल के आदेश से भी तेम रफ्तार से अपना वॉकी टॉकी पकड़ा। उनकी आवाज डर से कांप रही थी। एडजुटेंट, तुरंत अनाउंसमेंट रूम में जाओ। हवलदार आन्या सिंह चौहान और नायब सूबेदार मीरा खन्ना दोनों को तुरंत कमांडिंग ऑफिसर के दफ्तर, नहीं, मुलाकात कक्ष में आने को कहो 1 मिनट के अंदर। पूरे बेस में लगे लाउड स्पीकरों से पहले 2-3 बार सायरन की तेम आवाम आई और फिर एडजुटेंट की घबराई हुई आवाम गूंजी। सूचना,
हवलदार आन्या सिंह चौहान और नायब सूबेदार मीरा खन्ना जहां कहीं भी हों तुरंत मुलाढ़ात कक्ष में रिपोर्ट करें। दोबारा सूचना। हवलदार आन्या सिंह चौहान और नायब सूबेदार मीरा खन्ना तुरंत मुलाहात कक्ष में रिपोर्ट करें। पूरे बेस में हलचल मच गई। जनरल का हेलीकॉप्टर उतरना ही कारी था। अब 2 जांस लोगों, वह भी 2 महिला सैनिकों के नाम पूरे बेस में गूंज रहे थे। उस वक्त बाथरूम में अपना बिगजा हुआ चेहरा ठीक कर रही आन्या ने जब अपना नाम सुना तो उसका दिल बैठ गया। क्यों? मुझे क्यों? जनरल साहब ने। उसका दिमाग सुन्न हो गया। क्या नानाजी ने कुछ कह दिया या मीरा मैम की प्रताड़ना की कब्र बाहर पहुंच गई और अब सजा मिलेगी? वह साह के डर और इस नरक के खत्म होने की धुंधली उम्मीद के बीच झूलती हुई ललखते दमों से मुलाझात कक्ष की तरफ दौड़ी। उधर अपने दौतर में कौड़ी पी रही मीरा खन्ना ने अनाउंसमेंट सुनकर अपनी भौहें सिकोई। आन्या और मुझे एक साथ। उसे एक बुरी आशंका हुई लेकिन उसने उसे झटक दिया। जनरल साहब वुड, शायद उस देहाती बूहे ने गेट पर कोई तमाशा किया होगा। उसने अंदाजा लगाया कि आन्या के अनुशासन को लेकर हुई किसी मामूली बात की रिपोर्ट करने के लिए उसे बुलाया गया होगा। बल्कि उसने सोचा कि यह अच्छा ही हुआ। इस मौजे पर वह जनरल के सामने आन्या की अयोग्यता को साबित कर देगी और अपनी बेहतरीन नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करेगी। उसने आईने के सामने अपनी वर्दी एक बार फिर ठीक की और पूरे आत्मविश्वास के साथ मुलाढ़ात कक्ष की तरफ चल पड़ी, जैसे थोड़ी देर पहले उसने किसी की पीठ को बूट से कुचला ही न हो। मुलाहात कक्ष का ननारा अब पूरी तरह से बदल चुका था। मुख्यालय से आई मिलिट्री पुलिस दरवाजे पर तैनात थी। अंदर उसी में पर जहां थोड़ी देर पहले आन्या और उसके नाना जी बैठे थे, अब शमशेर सिंह चुपचाप बैठे थे। उनके सामने जनरल विक्रम राठौड़ रोटी की पोटली को मेम के पास सावधानी से रखकर सावधान की मुद्रा में खाए थे। कर्नल अजय शर्मा दरवाजे के पास खाए पसीना बहा रहे थे। जय हिंद सर। हवलदार आन्या सिंह चौहान रिपोर्टिंग। आन्या ने हांफते हुए दरवाजा खोला और सैल्यूट किया। उसने वहां अपने नाना जी, जनरल और कर्नल को देखकर डर के मारे लगभग रोने की हालत में हो गई। आओ आन्या बेटा, यहां आओ। शमशेर सिंह ने उसे इशारा किया। आन्या हिचकिचाते हुए अपने नाना जी के पास पहुंची। तभी जय हिंद सर। नायब सूबेदार मीरा खन्ना रिपोर्टिंग। एक आत्मविश्वास से भरी आवाज के साथ मीरा खन्ना कमरे में दाखिल हुई। उसने एक नजर में कमरे की अजीब स्थिति को भांप लिया। डरी हुई आन्या, एक सज्जन बुआ और उस बुए को अपनी जगह देकर खसा हुआ जनरल। मीरा ने स्थिति को गलत समझा। उसने सोचा कि जनरल उस बुए की शिकायत को शांत करने के लिए उसे बुला रहे हैं। उसने जनरल विक्रम राठौड़ की तरफ एक आदर्श मुस्कान के साथ रिपोर्ट किया। सर, आपने बुलाया? अगर हवलदार आन्या की किसी हलती की वजह से मुलाहाती महोदय को कोई असुविधा हुई है तो उसकी सीधी सीनियर होने के नाते मैं माची। उसकी बात पूरी होने से पहले ही जनरल विक्रम राठौड़ ने एक बर्जीली आवाज में उसकी बात काट दी। नायब सूबेदार जी सर, तुम जानती हो कि यह महोदय कौन है? विक्रम ने शमशेर सिंह की तरफ इशारा किया। मीरा ने ऐसे देखा जैसे यह कोई मजान हो, लेकिन उसने शिष्टाचार दिखाते हुए कहा, मैं जानती हूं कि यह हवलदार आन्या के नाना जी हैं। अभी मुलाहात कक्ष में। गलत। विक्रम की आवाज में गुस्सा भरने लगा। यह वह शख्सियत हैं जो इस मरून बेरेट का सम्मान है, जिसे आज मैंने पहना हुआ है। यह जुद इस सम्मान का प्रतीक है। मीरा के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसे अब एहसास होने लगा था कि कुछ बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। शमशेर सिंह बिना कुछ कहे बस बर्स से भी ज्यादा ठंडी नजरों से मीरा को घूर रहे थे। वह नजरें उस सैनिक को ठीक ठीक पहचान रही थीं जिसने थोड़ी देर पहले स्टोर रूम के पीछे उनकी नातिन की पीठ को कुचला था। मुलाहात कक्ष की हवा शीशे की तरह भारी हो गई थी। नायब सूबेदार मीरा खन्ना जनरल की समझ से बाहर बातों से दिमागी तौर पर सुन्न हो गई थी। मरून बेरेट का सम्मान, एक देहाती बूहा। उसे लगा कि यह उसे फंसाने की कोई साजिश है। सर, आप क्या कह रहे हैं? मीरा ने शांत रहने का नाटक करते हुए सफाई देनी शुरू ही की थी कि चुपचाप बैठे शमशेर सिंह ने मुंह खोला। उनकी आवाज बूही और कमजोर थी, लेकिन उसने किसी भी दहाड़ से ज्यादा पूरे कमरे को अपने नियंत्रण में ले लिया। दोपहर के 2:30 बजे मीरा का कंधा कांप गया। मेन बिल्डिंग के पीछे स्टोर रूम के पास वाला खाली मैदान। मीरा की आंखें ऐसे कांपने लगीं जैसे भूकंप आ गया हो।
उसने अनजाने में ही सूखा थूक निकला। तुमने वहां क्या किया? यह कोई सवाल नहीं था, यह एक ऐसे व्यक्ति का बयान था जो सब कुछ जानता था और अब आजिरी दया भी छीन रहा था। मीरा दहशत में आ गई। उस बुए को कैसे पता चला? उस वक्त, उस जगह के बारे में? उसने अपनी आजिरी उम्मीद की रस्सी पकड़ते हुए जनरल विक्रम राठौर की तरफ देखा। सर, यह एक गलतफहमी है। वह ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। हवलदार आन्या आजकल मानसिक रूप से लापरवाह हो गई थी, इसलिए मैं उसे जास तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन। शमशेर सिंह ने उसकी बात पूरी की। बूट से किसी की पीठ को कुचलना, क्या यही पैरा एसएच का मार्गदर्शन करने का तरीका है? मीरा का मुंह बंद हो गया। उसी पल जनरल विक्रम राठौर के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने उसी हाथ से जिससे रोटी की पोटली उठाई थी, मुलाहात कक्ष की मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि जैसे हमीन हिल गई हो। बदतमी औरत! जनरल की दहात से मुलाहात कक्ष की खिड़कियां कांप उठीं। किसकी हिम्मत हुई गुरुजी? नहीं, एक आम नागरिक के सामने सेना के सम्मान को मिट्टी में मिलाने की। और तुम ट्रेनिंग के नाम पर अपनी इस घिनौनी हरकत को छिपा रही हो। तुरंत इसके बूट उतरवाओ। जनरल के आदेश पर दरवाजे पर खजी मिलिट्री पुलिस तुरंत अंदर आई और मीरा के दोनों हाथों को बेरहमी से पकड़ लिया। नहीं, यह बूझा झूठ बोल रहा है। मीरा ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। उसके कॉम्बैट बूट, वही बूट जिनसे उसने आन्या की पीठ को कुचला था और जिन पर अभी भी खींच लगा हुआ था, मिलिट्री पुलिस ने बेरहमी से उतार दिए। हवलदार आन्या! जनरल ने इस बार रोती हुई आन्या को बुलाया। तुम यहां आओ। आन्या कांपते हुए कदमों से जनरल के सामने आई। जनरल ने आन्या की पीठ की तरह देखा। कर्नल, क्या तुमने कभी इस यूनिट की महिला सैनिकों की परेशानियों को जानने की कोशिश की है? माफ कीजिए सर, मावी से काम नहीं चलेगा। महिला मिलिट्री पुलिस। जनरल ने बाहर इंतजार कर रही एक महिला पुलिसकर्मी को बुलाया। हवलदार आन्या को अंदर वाले कमरे में ले जाओ। इसकी वर्दी उतरवाकर पीठ पर लगे हर निशान, हर चोट की जांच करो, तस्वीरें खींचो और मुझे रिपोर्ट करो। अभी, इसी वक्त। नहीं, मैं ठीक हूं सर, आन्या ने घबरा कर चिल्लाया। वह नहीं चाहती थी कि यह मामला और बबा। वह नहीं चाहती थी कि उसके नाना जी और जनरल उसकी वजह से किसी मुसीबत में पड़े। तुम ठीक नहीं हो, शमशेर सिंह ने धीरे से कहा। कुचली तो तुम्हारी पीठ गई है, लेकिन फटा तो पैरा एसआई का गौरव है। अंदर जाओ। नाना जी के उस एक वाक्य के बाद आन्या और कोई प्रतिरोध नहीं कर सकी और महिला पुलिसकर्मी के साथ अंदर चली गई। मीरा को अब एहसास हो गया कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वह मिलिट्री पुलिस की पक्काल में खमीन पर गिर पी। अब वह एक घमंडी क्वीन भी नहीं, बल्कि एक डरी हुई, हारी हुई लॉचकी थी जो कांप रही थी। थोड़ी देर बाद अंदर के कमरे से निकली महिला पुलिसकर्मी का चेहरा गुस्से से सख्त था। उसने जनरल विक्रम राठौर के पास आकर धीमी आवाज में रिपोर्ट किया। सर, रिपोर्ट। हवलदार आन्या की पीठ के बीच में रीढ़ की हड्डी के पास बूट के निशान जैसे गहरे नीले काले चोट के निशान हैं। बस। जनरल ने रिपोर्ट को बीच में ही रोक दिया और मीरा को ऐसे घूरा जैसे वह नरक की गहराइयों से देख रहे हों। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जूनियर महिला सैनिक की रीढ़ की हड्डी को बूट से कुचलने की? तुम इंसान हो? जनरल ने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन शमशेर सिंह की नजरें महसूस कर उन्होंने अपने गुस्से को मुश्किल से काबू किया। कर्नल जी, सर, अभी इसी वक्त नायब सूबेदार मीरा खन्ना के बैरक, दफ्तर और निजी गाजी की तलाशी लो। इसके सारे दस्तावेज, निजी सामान, जांचकर, डायरी या नोटबुक, सब कुछ विप्त करो। मेरी सीधी निगरानी वाली जांच टीम अभी बेस पर पहुंच गई होगी, उन्हें सौंप दो। कर्नल अजय शर्मा, जैसे उसे मौत की सजा सुना दी गई हो, पीले पाड़े चेहरे के साथ बाहर भागे। वह समझ गए थे कि मीरा का मामला सिर्फ मीरा पर खत्म नहीं होगा, और उनका अंदाजा सही था। थोड़ी ही देर में मुख्यालय की जांच टीम के हाथों में मीरा के दफ्तर की मेम की दरार में रखी एक लाल रंग की डायरी आ गई। यह कोई आम डायरी नहीं थी। उसके अंदर हवलदार आन्या पर किए गए अत्याचारों की तारीखों और तारीखों के अलावा दूसरे जूनियर सैनिकों से लिए गए तोहफों और पैसों की लिस्ट, और यहां तक कि सीनियर अधिकारियों को खुश करने के लिए नियमित रूप से दी गई रिश्वत की सूची भी बड़े गर्व से लिखी हुई थी। मीरा का महबूत इला उसी के घमंड भरे सबूतों से बिना किसी आवाज के ढह रहा था। लाल रंग की वह डायरी मुलाकात कक्ष की मेज पर रखी गई। यह वह डायरी थी जिसे नायब सूबेदार मीरा खन्ना अपनी तात और रुतबे का सबूत मानती थी, लेकिन अब यह उसके गले का सबसे महबूत फंदा बन चुकी थी।
जनरल विक्रम राठौड़ ने दस्ताने पहने हुए हाथों से डायरी के पन्ने पलटे। उनकी भौहों के बीच गहरी लकीरें पा गईं और होंठ कसकर बंद हो गए। डायरी में जो लिखा था वह कल्पना से परे था। आन्या, पूरे साहो सामान के साथ दौं के बाद पानी पीने पर रोक। हवलदार गिमरात की ड्यूटी बढ़ाई गई बदतमीजी के लिए। जैसे अत्याचारों के रिकॉर्ड तो सिर शुरुआत थे, असली समस्या उसके बाद लिखे गए लेन देन के ब्यौरों में थी। कर्नल शर्मा वीकेंड गोल का चर्च दिया। सूबेदार मेजर साहब बेटी के कॉलेज में दानिले का तोहफा। कैप्टन वर्मा मनचाही जगह पर तबादले का काम करवाया। वह यूनिट के अंदर एक विशाल मक्खी का जाला बुन रही थी। वह अपने जूनियर्स का शोषण करती और उस पैसे से अपने सीनियर्स को युश करके अपना हिला मजबूत करती थी। इस यूनिट में उसे किसी का डर नहीं था। विक्रम की नजरें कर्नल शर्मा के नाम पर रुक गईं। उन्होंने सिर उठाकर मुलाकात कक्ष के दरवाजे के बाहर बेचैनी से खड़े कर्नल अजय शर्मा को बुलाया। कर्नल, अंदर आओ। कर्नल अजय शर्मा एक ऐसे आदमी की तरह अंदर आए जिसे मौत के घाट उतारा जा रहा हो। यह डायरी तुम भी देखो। विक्रम ने डायरी कर्नल शर्मा के सामने फेंक दी। कर्नल शर्मा ने कांपते हुए हाथों से डायरी उठाई और उस हिस्से को देखा जहां उनका नाम लिखा था। उनके पैर कांपने लगे और वह लगभग वहीं गिर पाते। सर, यह एक गलत फहमी है। मैंने ऐसा कोई पैसा नहीं लिया। मुझे याद नहीं। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मीरा ने तुम्हें जो पैसा दिया उससे तुम्हारे गोल का सामान और तुम्हारी शराब का किर्च नहीं चला? या तुम जानते हुए भी अनजान बने रहे? कर्नल शर्मा कुछ नहीं कह सके। यह सच था कि उन्होंने मीरा की गलतियों को नजरअंदाज किया था और उसकी वफादारी का मजा लिया था। उन्होंने सोचा था कि वह अपने जूनियर्स के साथ जो भी करे, जब तक वह उनके प्रति वफादार है तब तक कोई पतन नहीं पड़ता। इसके लिए तभी यह सब देख रहे शमशेर सिंह ने मुंह खोला। मरून बेरेट। उनकी धीमी आवाज पर कमरे में मौजूद सभी की नौरें उन पर टिक गईं। पैरा एसआई की मरून बेरेट ऊन और पसीने से कमाई गई ईच आघात का प्रतीक है, लेकिन लगता है कि इस बेरेट पर से हुए पैसे और चापलूसी की गंदगी लग गई है। शमशेर सिंह की नौजरें कर्नल अजय शर्मा के सीने पर लगी मरून बेरेट पर थीं। जब शरीर का कोई हिस्सा सजाता है तो सिर्फ उस हिस्से को काटने से काम नहीं चलता, उसकी जद को उखाड़ना पड़ता है, तभी नई त्वचा उगती है। जनरल विक्रम राठौड़ समझ गए कि गुरुजी के इन शब्दों का क्या मतलब है। यह सिर्फ मीरा को सजा देकर खत्म होने वाला मामला नहीं था। यह इस पूरी यूनिट की सही हुई मानसिकता को जद से उखाड़ फेंकने का आदेश था। विक्रम ने तुरंत मिलिट्री पुलिस कमांडर को आदेश में होकिया दिया। इस डायरी में जिन लोगों के नाम हैं, कर्नल अजय शर्मा समेत सूबेदार मेजर और संबंधित सभी अधिकारियों को एक एक को तुरंत बर्खास्त करो और मुख्यालय की मिलिट्री पुलिस हिरासत में ले लो। सर, मुझे। कर्नल शर्मा घुटनों के बल गिरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिलिट्री पुलिस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और उनके दोनों हाथ पकड़ लिए। उनके सीने से, जिस पर 2 अशोक स्तंभ चमक रहे थे, कर्नल का रैंक और उनकी मरून बेरेट, जिसे वह अपना गौरव मानते थे, बेरहमी से नोच लिए गए। और जनरल का आदेश यहीं खत्म नहीं हुआ। जो ब्रिगेडियर वीकेंड की वजह से बाहर है, उसे तुरंत वापस बुलाओ। इस पूरी स्थिति को नजरअंदाज करने की जिम्मेदारी के तहत उसे भी बर्खास्त किया जाता है। यह यूनिट आज इसी वक्त से सीधे मेरे नियंत्रण में है। यह एक घोषणा थी। दूसरी पैरा ऐसी यूनिट और उसकी पूरी कमांड संरचना एक ही पल में बिखर गई। बेस में हंकंप मच गया। वीकेंड मना रहे अधिकारियों को बिना कोई कारण बताए बेस पर बुलाया गया और वहां मुख्यालय की मिलिट्री पुलिस की ठंडी हथकड़ियां उनका इंतजार कर रही थीं। मीरा खन्ना ने सोचा था कि उसने सिर्फ एक आन्या को गिराया है, लेकिन असल में उसने खुद समेत पूरी यूनिट को नरक में धकेल दिया था। उसे जब मिलिट्री पुलिस ले जा रही थी तो उसने मुलाकात कक्ष में बैठे शमशेर सिंह को नफरत भरी नजरों से घूरा, लेकिन शमशेर सिंह ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। बेस को साड़ करने का काम देर रात तक चलता रहा। जनरल का गुस्सा सिरसा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने यूनिट के सभी सैनिकों को परेड ग्राउंड पर इकट्ठा करवाया और मीरा, कर्नल शर्मा और उनके सभी साथी अधिकारियों को उनके सामने खड़ा किया। देखो, यह उन लोगों का अंजाम है जिन्होंने तुम्हारे खून और पसीने को गंदा किया है। पैरा एसाइन अपने साथी की पीठ पर छचने की जगह नहीं है, बल्कि अपने साथी के लिए अपनी पीठ देने की जगह है। शमशेर सिंह ने दिन में जो कहा था
वही शब्द जनरल विक्रम राठौर के मुंह से सेना के दिल में एक बार फिर गूंज उठे। यह वह पल था जब मरून बेरेट के असली मतलब को जद से फिर से स्थापित किया जा रहा था। सैसी हुई जछें उखाड़ दी गईं। तूफान के बाद बेस में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मरून बेरेट पहने कमांडो की जोशीली आवाज़ें गायब हो गई थीं और उनकी जगह मुख्यालय से आई मिलिट्री पुलिस के ठंडे बूटों की आवाज़ें ने ले ली थी। यूनिट के सदस्य अपने बैरकों में सांस रोके बैठे थे। वे अपनी त्वचा पर उस महबूत इले के ढहने की आवाज़ महसूस कर रहे थे जिसका वे या तो हिस्सा थे या जिसे चुपचाप देखते रहे थे। कमांडर के खाली दफ्तर सील कर दिए गए थे और उनके अंदर देर रात तक दस्तावेजों की जांच कर रही जांच टीम की परछाइयां खिड़कियों पर नाच रही थीं। उस रात जनरल विक्रम राठौर एक पल भी नहीं सोए। वह मुलाकात कक्ष से मिली मीरा खन्ना की लाल डायरी को एक गाइड बुक की तरह इस्तेमाल करके यूनिट में मक्की के जाले की तरह फैले भ्रष्टाचार की जज़ें काट रहे थे। यह सिर्फ अत्याचार का मामला नहीं था, यह तबादलों के लिए रिश्वत, सामान की हेराफेरी, ट्रेनिंग के नतीजों में धोखाधड़ी। सौसी हुई जज़ें उम्मीद से कहीं ज्यादा गहरी और चौही थीं। कर्नल शर्मा और ब्रिगेडियर की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत थी। डायरी में दर्जनों अधिकारियों के नाम थे जिन्हें एक एक करके मुख्यालय ले जाया गया। उनकी मरून बेरेट जिस पर उन्हें इतना गर्व था, मिलिट्री पुलिस के हाथों अपमानजनक तरीके से नोच ली गई। इस पूरी तबाही के केंद्र में रही हवलदार आन्या सिंह चौहान को मुलाकात कक्ष के पास एक छोटे से कमरे में सुरक्षा में रखा गया था जहां उसके नाना जी रुके थे। उसकी पीठ पर लगे बूट के निशान अब डॉक्टर के इलाज के बाद हल्के बैंगनी रंग के हो गए थे, लेकिन उसके दिल पर लगा दांव और भी गहरा हो गया था। वह इस अपराध बोध में डूबी हुई थी कि वह एक विशाल तूफान का कारण बनी। इस राहत में थी कि वह नरक से बाहर आ गई और इस सालीपन में थी कि उसने अपने सभी सीनियर्स और कमांडरों को खो दिया था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले शमशेर सिंह ने जाने की तैयारी कर ली। उन्होंने हेलीकॉप्टर या जनरल की गाजी लेने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। वह उसी पुराने धूल भरे बस स्टॉप की तरफ चुपचाप चल पड़े जहां वह कल उतरे थे। जनरल विक्रम राठौर उनके पीछे पीछे आए। रात भर की जांच से उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन अपने गुरु को विदा करते समय उनकी मुद्रा में कोई कमी नहीं थी। गुरुजी, मान कीजिए, मैंने आपको सेना का यह शर्मनाक चेहरा दिखाया। विक्रम अपनी बात पूरी नहीं कर पाए और सिर झुका लिया। शमशेर सिंह ने गेट के पार भोर की धुंधली रोशनी को देखते हुए धीरे से कहा, घाव को ढकने से वह साट जाता है बेटा। अब जब उसे काट दिया है तो नई त्वचा उगेगी। तुम्हारा काम यह सुनिश्चित करना है कि वह नई त्वचा फिर से न सहे। याद रखूंगा गुरुजी। मक्की की रोटी की पोटली तो ले ली ना? तुम्हारी वजह से मुझ बूढ़े का हाथ हल्का हो गया। शमशेर सिंह तब जाकर हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने विक्रम के कंधे पर थपकी दी और दूर से आती हुई पहली बस को हाथ दिया। न तो कोई 4 स्टार जनरल, न कोई जीती जागती किंवदंती, बल्कि सिर्फ एक आम नाना जी जो अपनी नातिन के लिए उसकी पसंदीदा मक्की की रोटी लेकर मिलने आए थे। विक्रम तब तक सावधान की मुद्रा में सैल्यूट करते हुए खड़े रहे जब तक वह बस उनकी नौरों से ओझल नहीं हो गई। उसी दिन दोपहर में हवलदार आन्या सिंह चौहान को जनरल विक्रम राठौर ने बुलाया। उसे जांच टीम के एक अधिकारी के साथ उस कमरे में ले जाया गया जो कल तक कर्नल शर्मा का दौतर हुआ करता था। वहां जनरल विक्रम राठौर अकेले खड़े खिड़की से परेड ग्राउंड को देख रहे थे। उन्होंने आन्या से सैल्यूट नहीं लिया, बस धीरे धीरे मुए और आन्या की आंखों में सीधे देखा। उनकी नौरों में एक पीड़ित के लिए दया या सहानुभूति नहीं थी, यह एक कमांडर की एक सैनिक के प्रति सुर्त नर्द थी। हवलदार आन्या जी, सर, तुम्हारे नाना जी मेरे गुरु होने से पहले इस सेना की आत्मा है और तुमने साबित कर दिया है कि तुम में भी उन्हीं का खून है। विक्रम एक पल के लिए रुके। वह जानते थे कि आन्या ने क्या दर्द सहा है। नायब सूबेदार मीरा खन्ना और उसके साथियों पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा। उन्हें सबसे आपने को जान करना जानते थे, ये जानते थे सस्ता मिलेगी। इस यूनिट को लगभग भंग करके फिर से बनाया जाएगा। तुम्हें परेशान करने वाली हर चीज जत्म हो जाएगी। लेकिन फिर उनकी आवाज भारी हो गई। लेकिन तुम्हारे भर्म नहीं भरेंगे, पीठ से ज्यादा दिल में दर्द होगा। आन्या ने अपने होंठ भींच लिए। जनरल का वह एक वाक्य मीरा के सैकड़ों अपमानजनक शब्दों से ज्यादा तेजी से उसके दिल में चुभ गया था। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं
विक्रम ने मेह पर रखे 2 लिलाहों की तरह इशारा किया। एक है सम्मानजनक सेवानिवृत्ति। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे सेवा के दौरान हुई एक गंभीर मानसिक चोट माना जाएगा। कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। देश तुम्हें उचित मुआवजा देगा और तुम इस वर्दी को उतार कर एक सामान्य जीवन में लौट सकती हो। आन्या की आंखें कांप उठीं। वर्दी उतार देना, नाना जी की छाया में मक्की के खेतों में वापस लौट जाना, यह एक मीठा प्रलोभन था। और दूसरा, विक्रम ने दूसरा लिल्हाया उठाकर आन्या को दिया। यह एक तबादले का आदेश है। आन्या ने कांपते हुए हाथों से लिल्हा खोला। उसके अंदर उसके नाम के साथ एक ऐसी यूनिट का नाम लिखा था जिसके बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था। सेना मुख्यालय की सीधी कमान वाली एंटी टेररिस्ट स्पेशल ऑप्स यूनिट। तुम्हारा प्रशिक्षण, तुम्हारी शारीरिक क्षमता और इस बार तुमने जो मानसिक शक्ति दिखाई है वह इस यूनिट में रहने के लिए बहुत ज्यादा है। वह जगह जो तुमने यहां झेला है उसकी तुलना में एक असली नरक है। वे सेना के अंदर की सेना है जो परछाइयों में लाते हैं। विक्रम ने फिर से खिड़की के बाहर देखा। जिस बूट ने तुम्हें कुचला, अगर वह तुम्हारे लिए एक सदमा बन गया है तो पहला विकल्प चुनो। लेकिन अगर तुम उस बूट के निशान को और ऊपर छचने के लिए एक सी ही बना सकती हो तो दूसरा विकल्प चुनो। मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा। यह सिर्च और सिर्च तुम्हारा फैसला है, हवलदार आन्या। आन्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों के सामने धुंध छा गई। उसे अपने नाना जी याद आए। उसे अपनी पीठ कुचलती हुई मीरा की हंसी याद आई और फिर उसे अपना वह रूप याद आया जिसने यह सब सहा था। वह वर्दी उतार कर भागना नहीं चाहती थी। वह मीरा जैसी किसी घटिया इंसान की वजह से अपने सपने, अपने नाना जी के सम्मान को छोड़ना नहीं चाहती थी। आन्या ने सम्मानजनक सेवानिवृत्ति के कागज को चुपचाप किनारे कर दिया और सिर तबादले के आदेश को कसकर पकड़ लिया। मैं जाऊंगी। उसकी आवाज भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा माबूती थी। उस नरक में मैं जाऊंगी सर। विक्रम तब जाकर हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने देख लिया था कि उनके गुरु की नातिन ने उनके गुरु के ही रास्ते को दुत चुना है। कुछ दिनों बाद हवलदार आन्या सिंह चौहान अकेले परेड ग्राउंड पर खड़ी थी। उसका सामान बहुत कम था। यूनिट के पुनर्गठन की उथल पुथल में उसका तबादला चुपचाप कर दिया गया। उसे विदा करने वाला कोई नहीं था। दूर कच्छ के क्षितिज पर सूरज डूब रहा था। आसमान पूरी तरह से लाल रंग की आग में जल रहा था। यह ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत सैनिकों के खून और पसीने से रंगा हुआ मरून बेरेट का रंग हो। सूर्यास्त की लालिमा। आन्या ने उस लालिमा को देखते हुए अपने बूट के तस्मे कसे। यह वह बूट नहीं था जिसने उसे कुचला था। यह उसका अपना बूट था जो उसे एक नए नरक की ओर ले जाएगा। बेस के मेन गेट से सेना मुख्यालय की नंबर प्लेट वाली एक अनजान गाजी अंदर आई। आन्या ने आखिरी बार उस परेड ग्राउंड को देखा जहां वह गिरी थी, रोई थी और टिकी रही थी। सूर्यास्त हो रहा था, लेकिन यह अंत नहीं था। सबसे गहरा सूर्यास्त ही सबसे शानदार कल के सूर्योदय का वादा करता है। हवलदार आन्या सिंह चौहान अब एक पीहित नहीं थी। वह एक सच्ची योद्धा के रूप में सूर्यास्त के रंग के बूट पहने एक नए युद्ध क्षेत्र की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रही थी।